बरसात में ससुराल आई घमंडी सास की फौजी बहू। आओ बहू, अंदर आओ, तुम तीनों का तुम्हारे ससुराल में हार्दिक स्वागत है। कल्याणी की ये बात सुनते ही उसकी बेटी उससे कहती है, अरे माँ, आप तो बड़ी ही शुद्ध हिंदी बोल रही हो अपनी बहुओं के सामने। बस कर जिया, बहुत बोलती है तू। चल, आ अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ कर आ। ओहो माँ, लगता है उम्र के साथ अब आपकी याददाश्त भी खराब हो गई है। अभी तो तीनों भाभियों की शादी के बाद की रस्में भी होनी है। और मेरी प्यारी भाभियों, आपने इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? तभी वह तीनों अपने सिर से पल्ला ऊपर कर लेती हैं, जिनमें से दो बहू बहुत सुंदर और गोरी, साथ में बहुत अमीर घराने की दिख रही होती है। लेकिन उनमें से एक श्वेता नाम की जो सबसे छोटी बहू होती है, वो बहुत काली और गरीब घर की लग रही होती है, जिसे देख जिया अपनी माँ के कान में बोलती है, अरे माँ, ये काला कोयला कहाँ से उठकर आ गया इस घर में? ये तेरे पिताजी की करतूत है। उन्होंने विक्की की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाई है, और आज देखो तो सही उनकी पसंद कैसी है। कल्याणी और जिया दोनों ही गोरी बहुओं के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वहीं वो दोनों घर की छोटी काली बहू की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। एक तरफ खुशबू और महक की शादी के बाद की रस्में हो रही होती हैं, तो दूसरी तरफ जिया श्वेता को रसोई में ले जाती है और वहां लाकर उससे कहती है, आप तो यहाँ पर इस रसोई को ही साफ कर लो। देखो कितनी गंदी हो रही है रसोई, और बर्तन भी गंदे हैं, उन्हें भी धो लेना। लेकिन नंद जी, मैंने अभी तक अपनी शादी का जोड़ा तो उतारा ही नहीं है। तो क्या हुआ, वैसे भी बहुत सस्ता है ये शादी का जोड़ा, कोई महंगा नहीं है। खराब हो भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। जिया ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी श्वेता रसोई की साफ सफाई में लग जाती है और सारे गंदे बर्तन भी धोती है, जिसमें उसको काफी रात हो जाती है और घर में सभी मेहमान जा चुके होते हैं। बाकी सब घर के लोग भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी विक्की पानी लेने के लिए रसोई में आता है, जहां वह अपनी पत्नी श्वेता को रसोई में काम करता हुआ देखता है। अरे ये क्या, तुम अभी तक यहाँ पर काम कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है क्या? लेकिन मैं ये काम छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? ये सब तो हो ही जाएगा। वैसे तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं जी, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। हाँ, खाना तो मैंने भी नहीं खाया है, और शायद आज खाना भी खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं हम दोनों के लिए मैगी बना देता हूँ। विक्की मन का बहुत साफ था, उसे अपनी पत्नी के रंग से कोई तकलीफ नहीं थी। वह दिल से उसे अपनी पत्नी मान चुका था। उस रात श्वेता और विक्की को एक साथ जिया और कल्याणी छुपकर देख लेते हैं, जिसके चलते कल्याणी गुस्से से अपने मन ही मन सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। ये हमारे परिवार में रहने लायक लड़की नहीं है। मैं इस लड़की को इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। इस सब में मैं आपका साथ दूंगी माँ, टेंशन मत लो, हम एक साथ हैं। शादी के पहले दिन से ही श्वेता की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि जिया और कल्याणी दोनों ही उसका जीना हराम कर देती हैं। एक दिन खुशबू और महक रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी वहां पर कल्याणी आती है और उन्हें खाना बनाते हुए देख उनसे पूछती है, अरे तुम दोनों यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी, बहुत जोरों से भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो सोचा कि हम अपने खाने के लिए कुछ बना लें। आज किसी ने खाने के लिए कुछ बनाया ही नहीं। माँ जी, ऐसे तो हम अपने ससुराल में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कल्याणी ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है, मेरे रहते तुम्हें इस घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इस घर के सारे काम श्वेता करेगी। एक तो वो लीचड़ खानदान से आई है, ऊपर से एक फूटी कौड़ी दहेज में नहीं लेकर आई, और देखो तो सही, यहाँ आते ही आराम फरमा रही हैं। मैं उसको अभी सबक सिखाकर आती हूँ। कल्याणी गुस्से में श्वेता के कमरे में जाती है और उसे सोता हुआ देख गुस्से से उसके ऊपर से चादर खींच लेती है। आहा, देखो तो सही कितना आराम फरमा रही हैं, मनहूस कल्लो मैया यहाँ पर। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही थी। अच्छा, अब महारानी बहाने भी बनाने लगी? अभी के अभी उठ जाओ और जाकर घर के काम कर। ये सुनते ही बेचारी श्वेता रोने लगती है और अचानक ऊंची आवाज में कहती है, आपको मेरी हालत दिखती क्यों नहीं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसके चलते आप मुझ पर इतने अत्याचार करती हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान चलाएगी? अब तो तूने हद ही पार कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इस जुबान को चलाने की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कल्याणी ऐसा कहकर श्वेता के बाल पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए घर से बाहर बारिश में लाकर खड़ा कर देती है। आज से तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जा इस घर से। अगर दोबारा मुंह उठाकर यहाँ आई तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर वो बहुत जोरों से घर का दरवाजा बंद कर देती है।
घर के बाहर बारिश में भीगते हुए श्वेता रोते हुए दरवाजा खोलने के लिए काफी देर तक बोलती है, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर वो वहां से चली जाती है। चलते चलते वो जंगलों में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे फौजियों की ट्रेनिंग चल रही होती है। उसकी हालत देखकर एक फौजी लड़की उसके पास आ रही होती है कि इतने में बेचारी श्वेता बेहोश हो जाती है। अरे, इसका बदन तो बहुत ज्यादा तप रहा है, चलो लड़कियों, इसको टेंट में लेकर चलो। उन फौजियों की लीडर श्वेता का बहुत ख्याल रखती है। जैसे ही श्वेता ठीक हो जाती है तो हिमानी उससे उसके हाल के बारे में पूछती है, जिसके चलते श्वेता अपनी पूरी कहानी हिमानी को बता देती है। और फिर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं बहुत गरीब और काली थी। इंसान के दिल से ज्यादा साफ कुछ नहीं है और तुम मुझे दिल की अच्छी लगी। आज से तुम हमारे साथ यहाँ रहकर एक फौजी की ट्रेनिंग ले सकती हो। उस दिन के बाद से श्वेता जी जान से जंगलों में अपनी फौजी की ट्रेनिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ विक्की अपनी माँ से रोजाना श्वेता के बारे में पूछता है। माँ, अचानक से श्वेता कैसे जा सकती है? उसने जाने से पहले आपको कुछ बताया नहीं? नहीं बेटा, उस कल्लो मैया ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि उसके काले रंग जैसा ही उसका काला दिल भी है, जो मेरे बेटे को ऐसे अकेला छोड़कर चली गई। ये सुनकर विक्की को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते वह श्वेता को ढूंढता रहता है। वहीं अपने हाथों से खोदा हुआ कुआं, जिसमें अब कल्याणी खुद ही गिरने को हो रही होती है, उसकी दोनों अमीर बहुएं घर के किसी भी काम को हाथ न लगाती, जिसके चलते बेचारी कल्याणी को ही सारे काम करने पड़ते हैं। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम दोनों घर के काम कर लेना। मैं दवाई खाकर थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। क्या कहा? घर के काम? सॉरी माँ जी, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथों पर नेल एक्सटेंशन हो रखा है, और मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि आज ही मैंने अपने हाथों पर मैनिक्योर करवाया है। अरे ये क्या बात हुई? अगर तुम काम नहीं करोगी तो काम कौन करेगा? आप करोगी, और कौन करेगा? पहले घर के काम कर लीजिए, उसके बाद दवाई खाकर आराम कर लेना। हाँ, और सुनो माँ जी, हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, हमारे लिए कुछ बना देना। अपनी अमीर बहुओं के इस बर्ताव से कल्याणी को अपनी छोटी बहू की याद आ जाती है। तभी उसके घर का दरवाजा कोई बजाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने उसकी काली बहू श्वेता फौजी की वर्दी में खड़ी होती है। बहू, तू आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे उस दिन तुझे घर से नहीं निकालना चाहिए था। अरे वाह, मेरी फौजी की वर्दी को देखते ही आप इतनी बदल गईं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अरे हाँ, तुम तो फौजी बन गई हो, बहुत अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में। आपकी मारी हुई ठोकर ने मुझे देखो आज कहां से कहां पहुंचा दिया। कल्याणी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बहू के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगती है। उसको अपनी गलती का पछतावा करते देख श्वेता उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो घर में आ जाती है। जैसे ही श्वेता की जेठानियों को ये पता चलता है कि श्वेता अब एक फौजी बन गई है, उनका बर्ताव बदल जाता है और अब वह घर में बहुत तमीज से पेश आने लगती है। जिसके बाद अब श्वेता अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। मीनाक्षी अपने इकलौते बेटे सौरभ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके लिए एक सुंदर सुशील भावना नाम की लड़की ले आती है, जो कि ठीक ठाक गोरी भी थी। सौरभ शादी नहीं करना चाहता था, पर मीनाक्षी के दबाव में भावना से शादी कर लेता है। बहू घूंघट में गृह प्रवेश करती है। बहू, अब से ये तुम्हारा घर है, अगर किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जाओ तुम दोनों जाकर आराम कर लो। थैंक गॉड ये शादी का टंटा खत्म हुआ। सौरभ मुंह फुलाकर मीनाक्षी से पहले कमरे में चला जाता है, जिससे सौरभ के गले से गठबंधन की गांठ खुल जाती है। माँ जी, ये देखिए क्या हो गया, सौरभ जी इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं मेरी शादी? अरे अरे बहू, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। और वो ठीक है, शादी की थकान से चिढ़ा चिढ़ा हो रहा है थोड़ा सा। बाकी सच बताऊं तो वो शादी नहीं करना चाहता था, मेरे दबाव में आकर शादी की है उसने। क्या मतलब माँ जी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना तो मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो तुझे पसंद तो करता है। तुम थोड़ी बात करो, क्या पता सब ठीक हो जाए। जी माँ जी। फिर भावना अपने कमरे में जाती है और घूंघट में बैठ जाती है।
उसके आते ही सौरभ कहता है, देखो, मुझसे उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मेरे सामने घूंघट में इस तरह बैठकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। सौरभ जी, एक बार बात तो कीजिए। आखिर बात क्या है? क्या पता हम कोई हल निकाल लें। इस बात का कोई हल नहीं है, समझी तुम? ऐसे कैसे? इतना कहकर भावना अपना घूंघट हटाकर उसके सामने जाती है। पहली बार सौरभ भावना को देखता है। उसकी खूबसूरती देखकर उसे निहारता ही रहता है। फिर उसकी ठोड़ी को पकड़कर कहता है, तुम इतनी खूबसूरत भी हो सकती हो, ये मैं जानता नहीं था। अब आप मुझे देख रहे हैं तो जरूर मैं होंगी। देखिए सौरभ, मैंने दिल से आपको अपना पति मान लिया है। मैं हम दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं चाहती। ऐसा कहकर भावना उसे जोर से गले लगा लेती है। वहीं सौरभ भी उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। वह अपने हसीन लम्हों में खो जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे ही सौरभ अलार्म से उठ जाता है। चलो, टाइम हो गया जॉगिंग का। आखिर अपनी फिटनेस भी तो रखनी है। सच में मैं बहुत लकी हूं कि मुझे भावना जैसी प्यारी वाइफ मिली है। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब हो गया। मुझे जाना होगा यहाँ से। ये कहते ही सौरभ जॉगिंग के लिए निकल जाता है और आकर फ्रेश होकर नहा धो लेता है। इतने में भावना भी खिलखिला कर उठती है। मुझे तो लगा था सौरभ मुझसे गुस्सा है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार भी करते हैं। अच्छा हुआ सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। फिर भावना भी तैयार होकर पूजा करती है और रसोई में अच्छी सुशील बहू की तरह खाना बनाकर अपनी सास को पूछती है। फिर सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो काफी अच्छा खाना बनाया है। सौरभ बेटा, तू भी खा ले। देख, बहू ने तेरे लिए खास रबड़ी बनाई है। ओफो, मैंने आपको तो दी ही नहीं। ये लीजिए। रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगा। ये अचानक से इनको क्या हो गया? रात को तो रोमांटिक हो रहे थे। तभी सौरभ के फोन पर उसके जनरल का कॉल आता है, तुरंत बॉर्डर पर आने के लिए। जी, जय हिंद सर। माँ, खाना खाकर मैं निकल जाऊंगा, मुझे नए मिशन के लिए जाना होगा। पर बेटा, तेरी कल ही शादी हुई है, अपने जनरल से थोड़ी बात करो। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था ना तू। माँ, जब देश को मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? और वैसे भी मेरा मन नहीं है। आप तो जानती हैं, इस जबरदस्ती की शादी में मेरा दम घुटता है। बेटा, देश के प्रति तो तेरे मन में प्यार है, मैं उसकी कदर करती हूँ, पर तेरी नई नई गृहस्थी भी तो तुझे शुरू करनी है ना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सौरभ की बात से सहमत हूँ। देश को उनकी जरूरत है। फिर सौरभ अपनी फौजी की वर्दी में तैयार होकर आता है तो भावना कहती है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके माथे पर विजय का तिलक लगाना चाहती हूँ, और ये मीठा खा लीजिए ताकि आपका हर काम सफल हो। ये कहकर भावना उसके तिलक लगा देती है और अपने हाथ से मीठा खिला देती है। जाना तो मैं भी नहीं चाहता, पर जाना पड़ेगा। उसकी आंखों में मुझे दुख देखकर जाना पड़ेगा ताकि वो मजबूत बने। ठीक है, हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊं। प्रणाम माँ, चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना और पहुंचकर जरूर बात कर लेना। फिर दिल पर पत्थर रखकर सौरभ वहां से चला जाता है और अपने फौजी साथियों के साथ बॉर्डर पर तैनात हो जाता है, जहां पड़ोसी आतंकवादी बड़ी तादाद में बम ब्लास्ट करते हैं और उनसे बचते हुए सौरभ भी बम फेंकता है। कमांडर सौरभ, संभाल कर, दुश्मन बड़े चालाक है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आगे ध्यान दीजिए, फायर। इस तरह काफी देर तक बॉर्डर पर जंग होती है, जिसमें सौरभ के कारण एक बड़ी टुकड़ी हार जाती है। वहीं सौरभ की नाराजगी भावना के दिल में होती है। वो उसे बहुत याद करती है। कुछ समय बाद भावना मीनाक्षी को दादी बनने की खुशखबरी देती है और वह उसकी नजर उतारती है। थु 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 थु, मेरी बहू और उसके बच्चे को किसी की नजर ना लगे। मैं बहुत खुश हूँ। सौरभ को पता चलेगा तो बहुत खुश होगा। मुझे नहीं लगता माँ जी, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा। फिर मीनाक्षी अपने बेटे को पिता बनने की खुशखबरी देती है, जिससे सौरभ बहुत खुश होता है और रूडली होकर भावना से कभी कभार उसका ख्याल पूछता था, जो भावना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वक्त के साथ 9 महीने बीत जाते हैं। उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। शाम को मीनाक्षी उसे फल ला कर देती है। ले बहू, ये सेब खा ले, सुबह से तूने ठीक से कुछ नहीं खाया, और आराम कर लेना। जी माँ जी। मीनाक्षी के जाने पर भावना फल खाकर आराम करती है।
फिर अगले दिन सौरभ फौजी की ड्रेस में किसी के साथ शादी करके आता है। ये देखकर भावना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सौरभ, ये आपने क्या किया? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, और इतनी शर्म तो कीजिए कि आप पिता बनने वाले हैं और आपने दूसरी शादी कर ली। हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं छुट्टी लेकर 4-5 महीने यहीं रहूंगा और अगले मिशन पर हम दोनों साथ में चलेंगे। मैं इससे ही प्यार करता हूँ। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर भावना बहुत रोती है। इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे लेबर पेन होने लगता है। माँ जी, मेरा बच्चा! हे भगवान, बहू को तो दर्द हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। बहू तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मीनाक्षी एम्बुलेंस को कॉल कर अपने बेटे को भी आने के लिए कॉल कर देती है और वह हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां कुछ देर में भावना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। ये सुनकर माँ बेटे बहुत खुश होते हैं। सौरभ के साथ उसकी दोस्त फौजी अंकिता भी साथ आती है। जब भावना को होश आता है तो सब उसके सामने थे। माँ जी, मेरा बेटा हुआ है ना? सौरभ, आप आ गए? और ये आपके साथ में सौतन है ना? मैं जानती थी आप मेरे साथ यही करेंगे। मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी सौतन ले आए। मेरा सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। भावना सौरभ के साथ उस लड़की को देखकर बहुत पैनिक हो जाती है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? नहीं नहीं, मैं आप सबको माफ नहीं करूंगी। सबने मुझे धोखा दिया। सौरभ जी ने दूसरी शादी कर ली। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भावना, तुम गलत समझ रही हो। ये मेरी बस दोस्त है, जो वो मेरे साथ ट्रेनिंग से लेकर हर जंग में थी। हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ बहू, सौरभ सही कह रहा है। लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। सच में भावना, यकीन करो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ सौरभ के साथ इसलिए आ गई क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। मैं अकेली थी इन छुट्टियों के दिनों में, तो यहाँ आ गई। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सौरभ, तुम मुझसे क्यों ठीक से बात नहीं करते और ना ही शुरू से मुझे प्यार करते हो? दोबारा ऐसा कभी मत बोलना भावना। मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। शादी न करने की वजह मेरी ये थी, तुम जानती हो। सरहद पर इतनी खतरनाक ब्लास्ट होते हैं और एक फौजी की जिंदगी तो तुम जानती हो। मैं तुमसे इसीलिए नाराजगी से बात करता था ताकि तुम मुझसे ज्यादा प्यार न करो, क्योंकि जितना प्यार करोगी उतनी तकलीफ होती है बाद में। अगर ऐसा था तो बता देते, मुझे इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? और ऐसा बिल्कुल मत सोचना, आपको हम सबके लिए जीना है और आप बहुत बहादुर फौजी हैं। हाँ बाबा, मेरी समझदार बेबी, आप सबकी वजह से ही मैं इतना मजबूत हूँ। इस तरह भावना और सौरभ के बीच सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।